घटनासार की ये क्लास 9 है, ठीक है। ये क्लास 9 है घटनासार की। हम इसमें पीडीएफ इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि हम इससे पहले जो लेके आ रहे थे पीपीटी, उसमें हम क्या करते थे कि इसको पूरे को कॉपी करते थे या इनके पेजेस को हम वहाँ पर लगा देते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि हम पूरी पीडीएफ ही लेके आए हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें पीडीएफ थोड़ी जल्दी जल्दी खत्म होंगे कि पेजेस, ठीक है। ये वन लाइनर तो है नहीं, हमने आपको बताया था कि वन लाइनर में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इसमें समय कम लगेगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसा करके लाएँ, ठीक है। तो समझ लेते हैं अब इसमें हमें समझना है कि पहली न्यूज जो है इसमें वो ये है कि 18वीं जो लोकसभा है उसके बारे में पूरी बताया गया है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें जो हैं हुआ है इसमें। तो लोकसभा के चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इस बार की लोकसभा के बाद ये जो चुनाव हुए थे वो 18वीं लोकसभा थी। एक तो ये चीज़ आपको दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें से कोई चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें याद करने वाली नहीं है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें नहीं याद करने वाली। हम इसमें ये देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास मैगज़ीन है तो एक काम कीजिए कि मैगज़ीन में भी अपने पेन से निशान लगाते जाइए, ठीक है। मैंने ये पहले से ही निशान लगा लिए हैं, आप निशान लगाते जाइए। और इसके साथ ही अगर आपके पास मैगज़ीन नहीं है तो इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा ही देते हैं चैनल में, टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ भी हम दोनों प्रकार की प्रोवाइड करा देंगे, एक वो जिसमें हम लिखा हुआ होगा इसके रेड पेन के द्वारा, और एक वो जिसमें लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो कह रहे हैं कि पंडित नेहरू के बाद जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश के ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे कह रहे हैं अब ये जो डेट दी हुई है ये महत्वपूर्ण है नहीं इतनी, ठीक है। ये देखो अब ये जो आगे दी हुई है डेट कि मोदी से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 3 कार्यकाल तक, एक तो 1952, एक 1957 और एक 1962 के लिए देश के प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित हुए थे। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर हम समय देखें तो अभी भी पंडित नेहरू का ही ज़्यादा है। ये 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अंतरिम सरकार का गठन जब 1946 में हुआ था तब भी प्रधानमंत्री पद के लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही चुना गया था। तो ये वो समय थे जब चुनाव हुआ 1952, 57 और 62 में। लेकिन 1946 से 52 तक जो बिना चुनाव हुए जो अंतरिम सरकार थी उसके भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, लेकिन इसमें कितनी किसकी सीट आई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ ग्रहण करने के बाद मोदी जी जो हैं स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बने। एक ये याद रखिए फैक्ट, ठीक है, कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 20वें प्रधानमंत्री हैं। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो लोकसभा का चुनाव 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है। ये 1-2 फैक्ट हैं। आगे आ जाओ। आगे अगर देखते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण है नहीं याद करने के लिए, लेकिन हाँ ये एक मोदी के नेतृत्व में अब यहाँ पर जो ये जो नेता आए हैं इनकी प्रधानमंत्री जी के जो शपथ ग्रहण समारोह में, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। बस ये याद रखिए कि इन्होंने जो है आसपास के जो देश हैं उनके ही प्रधानमंत्रियों को बुलाया है, जैसे कि शेख हसीना है, रानिल विक्रमसिंघे हैं श्रीलंका के, और ऐसे ही सेरिंग टोब्गे हैं भूटान के हैं, ठीक है। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक हैं, ठीक है। लेकिन इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, तो ये मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये वाला सेक्शन, ठीक है। फिर भी एक बार हल्का सा देख लीजिए कि राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइज्जू भी हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। और ये जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी हैं, और नेपाल के जो पुष्पकमल दहल प्रचंड भी हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं। आगे के मोदी के नेतृत्व में गठित एनडीए की सरकार में सहयोगी दलों में तेलुगु देशम, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोकदल, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हल्का सा महत्वपूर्ण हो सकता है। वो आगे इसमें दिया हुआ है तो उसमें हम बता देंगे आपको कि जो ग्रुप हैं दो, एक तो एनडीए, ठीक है, एक एनडीए और एक यूपीए। अब हल्का सा आपको ये पता होना चाहिए कि एनडीए में कौन सी पार्टी हैं और यूपीए में कौन सी पार्टी हैं, ये थोड़ा सा आपको रहना चाहिए, जो कि आगे दिया हुआ है उसमें से देख लेना, ठीक है। इसमें अगर कुछ चीज़ और महत्वपूर्ण है याद करने वाली तो वो ये है कि मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिलाओं को कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है, ठीक है। सॉरी, 2 महिलाओं को कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई है और 5 को राज्य मंत्री दिए गए, यानी कि 7 महिलाएं मंत्री पद के लिए चुनी गई हैं, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब इसमें से ये दिया हुआ है कि मोदी जी के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है, अच्छा अगर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वनडे एग्जाम की किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जितने भी मंत्री पद हैं मोस्टली जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो सारी की सारी आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पीसीएस ही और आरओ में ही देख रहे हैं, आरओ में ही, तो इतना ज़्यादा मुझे इसमें महत्वपूर्ण नहीं लग रहा। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि ये आपके जो जीतन राम मांझी हैं, ये जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसके अध्यक्ष हैं,
ठीक है, उसके मतलब मंत्री हैं, ठीक। और राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह है, ये पंचायती राज मंत्री हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग भी इन्हीं के अंतर्गत है, ठीक। प्रहलाद जोशी को देख लो एक बार। जो प्रहलाद जोशी जी हैं, ये उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। खाद्य एवं जन वितरण, नवीकरणीय एवं अक्षय ऊर्जा, इसके जो है मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। और जुएल उरांव, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इसको सही से याद कर लेना। ये कौन है? ये आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। भूपेंद्र यादव के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिमाग में रखना, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इस पर स्टार लगा लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो बस इतना इस पेज में इतना ही है याद करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, मैगजीन में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दिया है, आपको वो कंटेंट याद करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये नहीं कि सारा याद करोगे तो बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण छूट सकती है, इसलिए पहले महत्वपूर्ण चीज़ों को याद करो, एक दो रीडिंग मारो अच्छे से, उसमें जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन्हें पहले याद करो, उसके बाद कुछ और देखना अगर याद करना चाहो तो, ठीक है। अन्यथा इसमें से आप महत्वपूर्ण याद करोगे, इतने ही समय में क्या होगा कि ईयरली जो आई दृष्टि है वो आ जाएगी और घटनासार भी आ जाएगी, तो फिर उसको भी आपको याद ही करना है, ठीक। अब देखो, ये किरण रिजिजू जो हैं वो संसदीय कार्य मंत्री हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक। आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है कि इसमें से अब क्या महत्वपूर्ण है? नहीं, इसमें से और ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं महत्वपूर्ण। चुनाव के बारे में हमने और क्या क्या चीज़ें इसमें से की हुई हैं, ये देखो। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में कौन से ग्रुप हैं, ये हल्का सा दिमाग में रखना है। किसने कितनी सीटें प्राप्त की हैं, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। दूसरा, ये जो इंडिया गठबंधन है, ठीक है, एक तो यूपीए गठबंधन है, आपको पता है यूपीए कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन इस बार विपक्ष में आपको पता है इंडिया गठबंधन था, ठीक है। तो इंडिया गठबंधन में भी कौन सी पार्टी हैं, इन्होंने कितनी सीटें प्राप्त की हैं, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, ये दोनों याद रखिएगा बस हल्का सा, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 प्राप्त की, वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें प्राप्त करी हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण है नहीं याद करने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऐसे तो अगर आप देखना चाहें तो बहुत कुछ याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा याद करने वाली है नहीं। अब ये एक पॉइंट है कि 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में 74 महिलाएं हैं, एक तो ये याद रखिए, ठीक है। दूसरा ये याद रखिए कि 17वीं जो लोकसभा थी, यानी इससे जस्ट पहली जो 2019 वाली लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें जो महिलाओं की संख्या थी जो सांसद चुन के आई थी वो 78 थी, यानी कि देखा जाए तो 4 महिलाएं कम हुई हैं पिछली बार की अपेक्षा कर, ठीक है। ये दिमाग में रखना। अब किस पार्टी से कितनी महिलाएं थी, नहीं, ये कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। एक बार ये याद रखिए कि मध्य प्रदेश का जो है इंदौर है, उसमें नोटा के वोट ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है, रिकॉर्ड बन गया, ये याद रखिए। अगला ये कि ये जो कांग्रेस लीडर हैं राहुल गांधी, इनका थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि ये रायबरेली से और वायनाड से लड़े थे, ठीक है, रायबरेली और वायनाड से, और इन्होंने वायनाड से क्या है त्यागपत्र दे दिया। तो वर्तमान में अगर राहुल गांधी कहाँ किससे सांसद हैं तो वो रायबरेली से, ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखिए। और बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। एक बार ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया था, ठीक है। एक ये भी पॉइंट याद रखिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी याद रखिए। और इसमें अब इधर से अगर हम देखते हैं तो इसमें एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिरला जो हैं, आपको पता है कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। इससे पहले 2019 में जब चुनाव हुए थे तब भी ओम बिरला को ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा के अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं वो राजस्थान की सीट कोटा से हैं सांसद, ठीक है, इतना दिमाग में रखिएगा। अगला है कि 18वीं लोकसभा के चुनावों के साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभाओं के लिए भी चुनाव संपन्न हुए हैं। ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला है। कौन से राज्य हैं? राज्य हैं आंध्र प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है सिक्किम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आपको पता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा देश में काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ये आपको पता ही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में ऐसा होगा कि जब लोकसभा के चुनाव होया करेंगे तभी विधानसभा के चुनाव भी होंगे पूरे देश में, ठीक है, ऐसी संभावना बताई जा रही है और संभव भी है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी कुछ राज्यों के अगर चुनाव हुए हैं, जैसे कि विधानसभा के चुनाव हुए हैं अगर लोकसभा के साथ में, तो वो आपको हल्का सा दिमाग में रखना चाहिए कि किस किस राज्य के चुनाव हुए हैं, ठीक है। और अगर हम इसके आगे अगर देखना चाहें तो हमें कुछ चीज़ें और याद रखनी चाहिए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुए, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू बने, ठीक है, हमें इतनी बात पता होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें एक दो चीज़ें और याद रखनी चाहिए कि भाई अगर अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो वो कितनी है भाई 60 विधानसभा सीटें हैं,
ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश की ये पूछा जाए कि भाई अरुणाचल प्रदेश में मान के चलो 60 तो विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अगर लोकसभा सीटें पूछी जाएं या राज्यसभा सीटें पूछी जाए तो क्या ये बात पता है? अगर पता नहीं है तो बिल्कुल पता होनी चाहिए आपको। अरुणाचल प्रदेश में अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटें 2 हैं। वहीं अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सीट है। ठीक है, चलो दोबारा से देख लो भाई, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं। और इसके जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो पेमा खांडू चुने गए हैं। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना ही रखना है। अगर इससे ज़्यादा आप एडवांस में जाना चाहते हो तो बस इतना सा और याद कर लो कि इनके राज्यपाल कौन है। वैसे राज्यपाल इतने महत्वपूर्ण है नहीं, तो आपको ये और याद रखना चाहिए कि इनकी जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन चुने गए। ठीक है, बस इससे ज़्यादा मत कुछ याद करना, इतना काफ़ी है। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं अगर हम तो देखते हैं अगला सिक्किम के बारे में। इतना जो आपने ऊपर पढ़ा इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल वो पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, सिक्किम के बारे में देखो, सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग ये कौन बने हैं? ये जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं सिक्किम के। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग। ये इतना आपको दिमाग में रखना है। अब सिक्किम के बारे में भी सेम चीज़ आपको याद रखनी है। क्या कि अगर सिक्किम की पूछी जाए कि भाई विधानसभा सीटें कितनी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए कि भाई लोकसभा सीटें कितनी हैं और अगर पूछा जाए कि राज्यसभा सीटें कितनी हैं, ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो सिक्किम में अगर राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो केवल 1 राज्यसभा सीट है, वहीं अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो सिक्किम में 1 ही लोकसभा सीट है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? जी हाँ, सिक्किम में भाई राज्यसभा सीटें कितनी है? 1 है। लोकसभा सीट कितनी है? 1 है। विधानसभा सीटें कितनी है? 32 हैं। और अगर हमने अभी हमने जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था उसमें विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1 है। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2 हैं। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? जी हाँ, क्लियर हुई। आगे देख लेते हैं, आगे भी कुछ ज़्यादा चीज़ें महत्वपूर्ण है नहीं याद करने के लिए। अब इधर देखो, तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अरुणाचल प्रदेश पढ़ा, दूसरा सिक्किम पढ़ा, तीसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, इनके नेतृत्व में जो है सरकार बनी है, यानी कि सीएम चंद्रबाबू नायडू हो गए। अब इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहली बात पता होनी चाहिए भाई राज्यसभा सीटें कितनी हैं, दूसरी भाई कि लोकसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है, और तीसरी आपको पता होना चाहिए कि भाई विधानसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है, अगर हम विधानसभा सीटें देखें और आंध्र प्रदेश में तो 175 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अगर हम लोकसभा सीटें देखें आंध्र प्रदेश में तो लोकसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 25 है। ठीक है, और वहीं अगर हम राज्यसभा सीटों की संख्या देखते हैं आंध्र प्रदेश में तो राज्यसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में 11 है। क्या ये बात क्लियर हुई? जी हाँ, हमने क्या समझा? आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटें 11 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं और विधानसभा सीटें 175 हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है, इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। सिक्किम के बारे में क्या था कि लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट भी 1, लेकिन विधानसभा सीट 32। वहीं अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या था कि राज्यसभा सीट तो 1 थी लेकिन लोकसभा सीटें 2 थीं, लेकिन विधानसभा सीटों की बात आ रही थी तो वहाँ पर 60 विधानसभा सीटें थीं अरुणाचल प्रदेश में। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो, ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा एक राज्य और बचता है और वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा है। देखो महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं बता रहा हूँ वही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मल्टीपल टाइम पढ़ लेते हैं कि मान के चलो आपने 4 बार पढ़ ली, 5 बार पढ़ ली, इनका रिवीजन कर लिया, जो चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ उनका सबसे पहले रिवीजन करो, पूरी अच्छे से डाइजेस्ट करो दिमाग में। ठीक है, जब ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाए तो आप दूसरी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ याद करना जरूरी है क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो मैंने निकाल ली। उड़ीसा में अगर हम बात की जाए तो मोहन चरण मांझी, क्या नाम है इनका? मोहन चरण मांझी, जो कि यहाँ के सीएम चुने गए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इसमें भी सेम चीज़ कि विधानसभा सीटों की संख्या अगर पूछी जाए उड़ीसा में तो विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। 147 है। ठीक है, और अगर हम देखें राज्यसभा सीटों की संख्या, ठीक है, अगर हम उड़ीसा में राज्यसभा सीटों की संख्या देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि उड़ीसा के अंदर राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। ठीक है, वहीं अगर हम लोकसभा सीटों की संख्या देखते हैं तो उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या समझे क्या कि भाई अगर उड़ीसा की बात आ जाए तो उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। इसके अंतर्गत जो चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं वो मोहन चरण मांझी जी हैं। वहीं सिक्किम के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो चीज़ बताई है वो भी सेम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब ये जो दिया है कि विधानसभा में दलगत स्थिति, ये सब इतना महत्वपूर्ण है नहीं, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी पीसीएस का एग्जाम है, ये याद रखना है, और समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, दोनों ही उत्तर प्रदेश के एग्जाम है, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। अगला है ये पॉइंट कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना,
चलो ठीक है, ये भारत यात्रा, पहले तो इनकी भारत यात्रा हुई थी इनकी इच्छा से, फिर इनकी गैर इच्छा की भी भारत यात्रा हो गई उनकी, क्योंकि वहाँ से जो है इनको अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, इतना विद्रोह हुआ, और कुछ उसमें इंटरनेशनल जो है वो इंटरफेयर भी था इनके में, ठीक है। तो ऐसा था। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ये देखो, यहाँ पर लिखा है तिस्ता नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मेगा परियोजना सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। अब जब प्रधानमंत्री पद से हट गई है ना शेख हसीना जी, तो सारे के सारे जो समझौते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट रहे नहीं। जो इंपॉर्टेंट समझौते हैं उनको हम एक बार देखेंगे, बस दिमाग में रखिएगा। जो तिस्ता नदी का नाम आ रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्लास के बाद में सबसे पहले आपको तिस्ता नदी लिखना है किसी कागज़ में कहीं, और उसके बारे में गूगल करना है, विकीपीडिया और एक दो वेबसाइट से, ब्रिटेन का वगैरह से मिल जाए, तो तिस्ता नदी के बारे में आपको इसका मुहाना, इसका जल और मतलब कितना जल है इसमें, असल में ये 12 महीने किस तरीके से और किस नदी में जाकर के ये मिलती है, इसकी तिस्ता नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। किस किस राज्य से होकर गुजरती है, और इसका मैप वगैरह अच्छे से देख लेना है, इसका मैप अच्छे से देख लेना है, इसका उद्गम वगैरह ये अच्छे से देखना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाते हैं। आगे अगर आते हैं तो अगला है कि भारत और बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा और चटगांव तथा कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये पॉइंट है महत्वपूर्ण। बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच ट्रेन सेवा शुरू की है, वहीं चटगांव और कोलकाता के बीच में जो है वो बस सेवा शुरू की गई है बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीज़ा सुविधा देगा। देखो ये इस पॉइंट पे आप एक बार स्टार लगा लो, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर 4 ऑप्शंस देंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये भी आ सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने जो है मॉरिशस, सेशेल्स या फिर और भी कोई देश हो सकता है कि उस देश के लिए ई मेडिकल वीज़ा जो घोषित किया है हाल ही में, तो आपको पता होना चाहिए, या फिर डेट भी दे सकता है, ठीक है, या समय दे सकता है, महीना दे सकता है, कुछ भी 2024 दे सकता है। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में किसके साथ किया है, भारत ने बांग्लादेश को ऐसा किया है, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश के नागरिक जो आते हैं भारत में मेडिकल सर्विसेज के लिए, तो उनको ई मेडिकल वीज़ा देने की घोषणा की है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। आगे देखो, अगला है कि बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम भाग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत ने रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के लिए क्या है, एक रंगपुर में अब जो है भारत ने क्या किया है कि एक नया सहायक उच्चायोग खोला है। तो सहायक उच्चायोग हाल ही में किस देश में खोला है भारत सरकार ने, बांग्लादेश में, ठीक है। और बांग्लादेश हाल ही में जो है काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है, इसलिए आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक। चलो इसमें बस इतना ही याद रखना है, आगे इसमें आ जाओ। इसमें कह रहा है कि कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। जो कोझिकोड है, आपको पता है इस कोझिकोड क्या है, ये कोझिकोड वही है जो कालीकट था। आपको कालीकट याद है, 1498 वास्को डी गामा भारत आया, कालीकट के तट पर उतरा, ये सब तो पता ही होगा। तो ये वही कालीकट है, इसको कोझिकोड नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको हल्का सा पता होना चाहिए। इसको क्या है कोझिकोड को, कि यूनेस्को ने साहित्य शहर का दर्जा दिया है इसको, ठीक है। क्या दिया है, साहित्य शहर का। 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन सा घोषित किया गया है, कोझिकोड, ठीक है। केरल का है, याद रखना है। आगे क्या याद रखना है कि अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था, और ऐतिहासिक रूप से कोझिकोड को कालीकट के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, ये भी ठीक है। केरल के मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय, 70 प्रकाशन और एक सशक्त साहित्यिक शिक्षा आधार है, जिस कारण इसे 2012 में मूर्तियों के शहर का टैग मिला। अच्छा, क्या ये याद रखना है कि इसमें कितने पुस्तकालय हैं, कितने प्रकाशन हैं? नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो कोझिकोड है उसे 2012 में मूर्तियों का शहर इस नाम से मतलब टैग दिया गया था। दूसरा ये कि जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को साहित्य शहर का दर्जा दिया गया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और एक हल्का सा पॉइंट अगर याद रखना चाहते हो तो ये भी याद रखना कि 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में भी स्थान मिला था, ठीक। इतनी सी बात आपको जो है याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024, ठीक है। ये परीक्षा में जो नकल वगैरह होती है उसकी रोकथाम के लिए
जो है बिल लाया गया है, ठीक है, अधिनियम बन गया है, जो कि सिर्फ बिल नहीं लाया गया, अधिनियम बन गया है, ठीक है। जब वो संसद में दोनों सदनों से गुजरता है कोई बिल, तो उसे बिल कहा जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, उसके बाद में वो बिल नहीं रहता, एक्ट बन जाता है, यानी कि वो अधिनियम बन जाता है, अब वो लागू होना है देश में, ठीक है। बिल जब तक होता है वो लागू नहीं होता, ठीक है। चलो, इसकी क्या डेट याद करना जरूरी है? नहीं, इतना महत्वपूर्ण है नहीं डेट, बस इतना सा दिमाग में हल्का सा रखना चाह रहे हो तो रख लो कि 21 जून 2024 को जो है अधिसूचना जारी की गई है। इतना महत्वपूर्ण है नहीं लेकिन इसकी डेट, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। ये है कि सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यानी अधिकतम 10 साल तक की तो सजा है और अधिकतम 1 करोड़ तक का जुर्माना है, ठीक है। इतनी बात दिमाग में रखोगे। अब दूसरा देख लो कि सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अच्छा, ऊपर जो दी हुई है कि 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये अधिकतम बताया है इस एक्ट के अंतर्गत, ये अधिकतम बताया है कि इतनी जो सजा है वो अधिकतम है। लेकिन फिर भाई नकल भी तो कई प्रकार से होती है कि एक तो मान के चलो माफिया है, नकल कराने वाले जो पूरी तरीके से पेपर ही लीक करवा देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा घात करते हैं, ठीक है। वहीं एक ये होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट भी जा करके नकल कर सकता है, तो दोनों की सेम सजा तो नहीं होनी चाहिए। तो इस आधार पर कुछ बताया गया है इसमें, जैसे कि अगर कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, ब्लूटूथ वगैरह इन सब का, तो उस व्यक्ति को या उस कैंडिडेट को 3 से 5 वर्ष की तो सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब 10 लाख से कम भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। और इस तरह से आगे बताया कि इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की जेल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना। वहीं देखो, ये एक एकल बंदा है, कोई एक इंसान है जो ऐसे अपने फायदे के लिए जो है वो नकल और ऐसे साधनों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन एक संगठित अपराध चलाया जा रहा है जहाँ एक व्यक्ति पैसे ले लेकर के किसी को भर्ती करवा रहा है, तो इनको जो है 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। अब बताया कि इस कानून के दायरे में एसएससी, रेलवे और अन्य आयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो आयुक्त सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं, ये सब जो है इसके अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि भुजका स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को लिखा है लेकिन होना चाहिए यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालय में शामिल हो गया है। चलो देखो, आपको ये न्यूज़ तो पता ही होगी क्योंकि एनसीईआरटी जिसने भी पढ़ी होगी उस एनसीईआरटी में बताया हुआ है 2001 में भुज में, गुजरात के भुज में एक भूकंप आया था और उसमें कई सारे लोगों की जो है जान चली गई थी। तो इसके लिए क्या हुआ कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया। जिन लोगों की जान गई थी तो उससे संबंधित और भूकंप से संबंधित यादगार बनाने के लिए उन्होंने एक संग्रहालय बनाया और उस संग्रहालय को, वो इतना खूबसूरत है कि उस संग्रहालय को यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल किया गया है, ठीक है। इतनी सी बात है। चलो देख लेते हैं। कच्छ जिले में ये जो संग्रहालय है वो कहाँ है? कच्छ जिले में स्थित भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय, क्या नाम है इसका? स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार से 3रा स्थान प्राप्त किया है। देखो अब इसमें क्या है, यूनेस्को प्रोवाइड कराता है प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार जो कि खूबसूरत संग्रहालय को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें 3रे नंबर पर आया है गुजरात का भुज वाला जो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय वो, ठीक है। पहले दूसरे पर क्या क्या आए वो भी देख लेंगे। ये देखो ये इन्होंने बात कही है कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं ना भूपेंद्र पटेल, उन्होंने ये बात कही है कि यह गुजरात के लिए गर्व की बात है कि पहली बार भारत के किसी संग्रहालय को स्थानीय संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की अभिव्यक्ति के लिए वैश्विक मान्यता मिली है, ठीक है। इन्होंने कहा ये पहली बार है, तो ये याद करने वाली है कि पहली बार है कि भारत के किसी संग्रहालय को स्थानीय संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की अभिव्यक्ति के लिए वैश्विक मान्यता मिली है, यानी कि इसको प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो कि प्रकृति संरक्षण इस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि सिर्फ संरक्षण किया है अगर किसी चीज़ का, ठीक है। इस संग्रहालय का डिजाइन अद्भुत है क्योंकि यह हजारों पेड़ों की हरियाली के बीच भुजियों पहाड़ियों पर स्थित है। भुजियों पहाड़ी पर स्थित है। भुजियों पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है, ये याद रखना है। अगला कह रहा है कि भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीजा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद 3रे स्थान पर रखा गया है।
हमने भी बताया था। पहले नंबर पर रखा गया है ए4 आर्ट म्यूजियम जो कि चीन में है, और दूसरे नंबर पर रखा गया है मिस्र के गीजा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, ठीक है। इन दोनों के बाद में तीसरे नंबर पर आता है भारत का स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि सूची में अन्य संग्रहालयों में जापान के हिरोशिमा का सिमोसे आर्ट म्यूजियम, नीदरलैंड का एपेलडॉर्न का पेलेस हेटलू, ओमान के मनाह का ओमास एक्रोस एजेसी म्यूजियम, और ये सब जो है नाम है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेना हल्का सा दिमाग में, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण है नहीं असल में, ठीक है। अगली जो बात इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टार लगा है इसका मतलब ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2001 को कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप, यानी 26 जनवरी 2001 को तो भूकंप आया था, ठीक है, में मारे गए लोगों की याद में 28 अगस्त 2022 को गुजरात में स्मृति वन भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया था। यानी जो संग्रहालय बना है वो 28 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। लोग मारे गए थे 26 जनवरी 2001 को, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्मृति वन भुज में भुजियो पहाड़ी पर 470 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है ये जो संग्रहालय है, और इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा मियावाकी जंगल है। अब ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है, इसको ऐसे ही थोड़ी प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार दिया गया है, ये मियावाकी जंगल है यहाँ पर। अब मियावाकी जंगल असल में है क्या, तो देखो ऐसा होता है कहीं भी किसी भी क्षेत्र से, आपको पता है आजकल पेड़ों का कटाव, जंगलों का उन्मूलन ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम भाई जंगलों का उन्मूलन कर तो देते हैं, लेकिन बाद में जब हम उन पेड़ लगाने का प्रयास करते हैं तो उनकी बढ़ोत्तर दर उतनी नहीं होती है जितनी जंगलों की होती है, ठीक है। साथ ही वहाँ की डाइवर्सिटी भी खत्म हो जाती है, यानी कि हमने जो जंगल थे अगर वो जंगल वहाँ से ख़त्म कर दिए और उसकी जगह पर अगर हमने पेड़ लगा दिए, तो क्या लगता है कि जो जंगल थे क्या उतनी ही बायोडाइवर्सिटी होगी पेड़ों में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी पेड़ों में, और ना ही इतनी प्रकृति के लिए वो फायदेमंद होंगे जितने के जंगल थे, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन इसके लिए ना एक सॉल्यूशन निकाला गया 1970 के दशक में। 1970 के दशक में एक व्यक्ति का नाम था जिनका नाम था डॉक्टर अकीरा मियावाकी। क्या था? डॉक्टर अकीरा मियावाकी, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक पद्धति की खोज की जिसे मियावाकी पद्धति कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत पता है क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत ये काम किया जाता है कि कोई स्पेसिफिक क्षेत्र ले लिया जाता है कि भाई हम इस क्षेत्र में लगाएंगे पेड़, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या किया जाता है? दूसरा काम ये किया जाता है कि भाई एक बात बताओ, अभी तो यहाँ से पेड़ों का उन्मूलन हो चुका है जंगलों का, अब ये बताया जाए कि यहाँ पर किस तरह की वनस्पति थी जंगलों के उन्मूलन से पहले। चलो भाई पता लगा लिया कि इसमें 62 प्रकार की, 30 प्रकार की, 20 प्रकार की ये वनस्पति थी, कोई भी एक संख्या निकाल ली। क्या करेंगे? इन्हीं वनस्पतियों को, जितने प्रकार की वनस्पति थी उतने ही प्रकार की वनस्पतियों को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसमें लगाया जाएगा। और क्या किया जाएगा कि पौधों का अनुक्रम कैसे किया जाए, उनकी विविधता को भी ध्यान में रखा जाएगा, जैसा कि बताया मल्टीपल टाइप की। और यहाँ की जो स्थानीय वनस्पति है, आपको पता है यहाँ की जो और इस क्षेत्र में वनस्पति है, इस क्षेत्र में वनस्पति है, इस क्षेत्र की वनस्पति का भी ध्यान रखा जाएगा, और यहाँ से जो उन्मूलन हुआ था जिस वनस्पति का उसका भी ध्यान रखा जाएगा, और उसी आधार पर यहाँ पर वनारोपण किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो सामान्य तौर पर हम जो पेड़ लगाते हैं उनकी तुलना में ये जो जंगल होगा वो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, यानी कि डेंस बायोडाइवर्सिटी वाला होगा, और इसके अलावा इसकी जो ग्रोथ होगी वो सामान्य तौर पर जो हम पेड़ लगाते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा होगी। यानी कि ये जंगलों के पैरेलल काम करेगा। हम ये नहीं कह सकते ये पूरी तरीके से जंगल हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको देखा जाए तो आर्टिफिशियल जंगल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो मियावाकी पद्धति समझ में आ चुकी होगी आपके, ठीक है। चलो, ये जापान से संबंधित है, जो अकीरा मियावाकी हैं ये जापान के थे, ठीक है, जापान के थे। अब इसमें बताया कि मियावाकी जंगल है जिसमें 5 लाख पेड़, 50 चेक डैम हैं जिन पर भूकंप के 12,932 पीड़ितों के नाम की पट्टिकाएं लगी हुई हैं। चलो ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं, जो महत्वपूर्ण चीज़ थी वो आपको बता दी है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की बात चल रही है। जलवायु घड़ी का मुझे लग रहा है आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि जलवायु घड़ी का काम क्या होता है, ठीक है। जलवायु घड़ी का काम क्या होता है, यानी कि क्लाइमेट क्लॉक इसको बोलते हैं, क्लाइमेट क्लॉक, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन में भारत की
सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। चलो भाई ठीक है, जलवायु घड़ी तो स्थापित कर दी, अब समझ लेते हैं जलवायु घड़ी होती क्या है। चलो देखो, आपको एक बात पता है कि अभी जो समय है वो ग्लोबल वार्मिंग का समय है, ग्लोबल वार्मिंग का समय है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो पूरा विश्व है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब बाहर इतना उत्सर्जन नहीं कर पा रहा है, इन्वायरमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, और जो पूरा जो संसार है वो गर्म होता जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। तो इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको ग्लोबल हीटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि वार्मिंग से ऊपर अगर ज़्यादा चला जाए तो उसको हीटिंग बोला जाता है, ठीक है। अभी ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन अभी कुछ वैज्ञानिक कहने भी लगे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग वाला समय नहीं रहा, बल्कि ये ग्लोबल हीटिंग वाला समय आ चुका है, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अब इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ टारगेट रखे हैं। जैसे कि एक टारगेट ये रखा है जो संस्थान है उन्होंने, जैसे कि UNFCCC संस्थान है, IPCC रिपोर्ट जारी की जाती है, इन्होंने क्या रखा है टारगेट, इन्होंने टारगेट ये रखा है कि हम प्रयास करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रोक दिया जाए, इसका जो बढ़ रहा है उसको, और 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर से नीचे ही नीचे रखना है, लेकिन 1.5 तक रोक के रखना है। ये IPCC की रिपोर्ट में ये कहा गया था। चलो ठीक है, लेकिन अब समस्या ये है कि उसके बावजूद ये बढ़ तो रहा ही है। कुछ समय कम बचा है कि भाई अब 10 साल बची हैं, अब 20 साल, अब 8 साल बची हैं, 7 साल बची हैं, 6 साल, इस तरीके से समय धीरे धीरे कम होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। इस मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये चीज़ है। तो अब ये जो बढ़ रहा है ना, यानी इतना बढ़ने से कितना समय बचा है, तो उस समय को मॉनिटर करती है ये घड़ी। यानी कि इस घड़ी में जो समय है वो उल्टा लौट रहा है कि पहले मान के चलो 20 साल थी, फिर 18 रह जाएंगी, फिर 17 रह जाएंगी, फिर 16 रह जाएंगी। भाई ये सालें घट क्यों नहीं हैं? ये सालें ये बता रही हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब जो है तक सीमित रखने का जो तुम्हारा मतलब तुमने जो रखा है उद्देश्य है, जो तुम्हारा जो तुमने एक सोचा है कि हम इस तक प्राप्त करेंगे, तो वो जो तुम्हारा लक्ष्य है वो लक्ष्य नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, और बहुत जल्दी ही ये जो है इतना जो 1.5 डिग्री सेल्सियस है, इतना जो वर्ल्ड है वो गर्म होने वाला है। तो पहले होने वाला था 20 साल में, अब 18 साल में हो जाएगा, अब 17 साल बची हैं, 16 साल बची हैं, अब 15 साल बची हैं, 4 साल बची हैं, 2 साल बाद हो जाएगा गर्म। इस तरीके से जो समय को काउंट करती है वो होती क्लाइमेट क्लॉक, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना कुछ महत्वपूर्ण है भी नहीं, ठीक है। चलो दिमाग में रखिएगा। अगला ये थोड़ा सा देखना कि भारत में ना ये पहली बार नहीं है, 2020 में न्यूयॉर्क में भी लॉन्च की गई थी ये, ठीक है, क्लाइमेट क्लॉक, ठीक। और चियापास से कजाकिस्तान तक, कोरिया से गिलासगो तक दुनिया भर में सक्रिय हुई है। चलो ठीक है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। अगला देख लेते। अगला है कि कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया है। चलो ठीक है, ये क्या है? ये इतनी सी बात है कि हल्का सा आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने की दिशा में 20 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रेलवे ने हासिल की है। इस दिन रेलवे ने क्या किया है कि संगलदान से रियासी तक, ये दो क्षेत्र है, ये दो जिले हैं संगलदान और रियासी, इन दोनों को जोड़ा गया है ट्रेन के माध्यम से, ठीक है। 46 किलोमीटर के खंड पर मेमो ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। मेमो जो हर रोज चलती है, ठीक है, ये पैसेंजर ट्रेन होती है जो हर रोज चलती है, ठीक है। इसका एक समय निर्धारित होता है, बेशक इसमें कोई बैठे ना बैठे, लेकिन ये हर रोज चलती है, बहुत सस्ता किराया होता है, ठीक है। इससे सस्ता किराया किसी ट्रेन का नहीं होता, ठीक है। देख लेते हैं। अगला है कि इससे पहले 16 जून 2024 को इस रूट पर रेल इंजन को चलाकर सफल ट्रायल किया गया था। चलो ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला आ जाता है, कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा और चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, देखो, ये कि कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया गया है। चलो ठीक है, और उसमें जो रेलवे बनी है, जो ये मेमो चली है, उसमें फिर बताया कि 1.3 किलोमीटर लंबा चिनाब नदी पर बना है, जो 359 मीटर जो है ऊपर स्थित है, ठीक है, जमीन से, ठीक है, ये समुद्र तरफ से, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगला है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला पुल है। एकल मेहराब का मतलब मेहराब एक ही है ये, ठीक है, ये इस तरीके से है, ठीक, इसे एकल मेहराब बोलते हैं। ये एक ही मेहराब है, एक ही बना हुआ है, ठीक, एक जुड़ा हुआ है ये, ठीक। एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है जो 227 किलोमीटर लंबे ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, ठीक है। ऊधमपुर
श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना, ये भी जो है मेमो भी इसी का हिस्सा है। ठीक, अब चिनाब पुल का निर्माण एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटीज, रक्षा अनुसंधान संस्थान एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान इसमें शामिल है इसको बनाने में। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें याद रखने के लिए है नहीं। याद रखना है कि पुल में 93 डेक खंड हैं, नहीं इतना टेक्निकल चीज़ें नहीं पूछी जाती, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 85 टन है। ये याद रखना कि इस पुल को 120 वर्ष के जीवन काल के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 120 वर्ष के लिए। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी याद करने वाली है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। और एक ये चीज़ देख लेना कि इस पुल को जो है वो जोन 5 भूकंप को भी झेलने में सक्षम है। ये जो पुल है वो जोन 5 भूकंप को भी झेलने में सक्षम है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, ये दिखा दिया है कि चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर इसकी जो है पंचनद को भी आप देख लेना, एक बार याद करके जाना, और इनका क्रम भी याद करके जाना नॉर्थ से साउथ। कौन सी नदी सबसे पहले जुड़ती है सिंधु में, कौन सी बाद में जुड़ती है, और कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है भारत में ही हो जाता है, और कौन सी नदी है जिसका जो है भारत में ही जुड़ जाती है। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना है पंचनद के बारे में, पूरा अच्छे से चित्र भी देख के जाना। ठीक है, यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में ऊपरी हिमालय के तांडी नामक स्थान पर 2 धाराओं चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। चलो, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो चिनाब नदी है वो किन 2 नदियों के जोड़ से बनती है, चंद्रा और भागा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। आगे है कि तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। जो तिरुवनंतपुरम है वो कैसा बन गया है, वो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। चलो, इसके बारे में क्या है कि केरल का जो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, यह सम्मान उसे भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ITC के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। चलो ठीक है, इतनी सी बात। अब एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि लैंडफिल से 99.50% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ है, इसलिए इसको ये मान्यता प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर ना एक देखो, ये दिखाई देगा आपको ISO 1414001, और ये जो लगा के 2015, इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रमाण पत्र जो इसको मिला है वो 2015 मिला। जो पीछे सन होती है वो ये बताती है कि इसको जो प्रमाण पत्र मिला है ये कम मिला है। अब ISO 14001 किसको मिलता है, उसको मिलता है जो पर्यावरण के मानकों का पालन करता है। ठीक है, यानी कि वो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। पर्यावरण के मानकों को पालन करने वाले जो इंस्टीट्यूट संस्थान जो अपना कार्य कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको मिलता है ये। ठीक है, कि किसको बनाया इन्होंने। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये बात बताया कि हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो ISO 14001 और 2015 मानक का पालन करती है, यानी कि इसको ये जो मानक दिया गया था 2015 में दिया गया था और पर्यावरण के मानकों का पालन करती है। इसका मतलब ये हो गया कुल मिला के। ठीक है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना और अपशिष्ट आधारित क्रेडल टू क्रेडल सिद्धांत को कम करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ें टेक्निकल लगेंगी कि क्रेडल टू क्रेडल सिद्धांत है क्या असल में। चलो एक बार समझ लो थोड़ा सा। एक होता है मेक टेक डिस्पोज, क्या होता है, चलो एक बार ये सिद्धांत समझ लो। एक होता है मेक टेक और डिस्पोज। चलो भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुमने किसी कच्चे पदार्थ को ज़मीन से निकाला। ठीक है, यानी कि तुमने किया उसका उत्खनन। ठीक, फिर तुमने किया उसका यूज। ठीक है, उसके बाद तुमने कर दिया उसको थ्रो, यानी कि उसको तुमने फेंक दिया। और फेंक दिया इसका मतलब क्या है कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कचरा, और आगे चल के यही बनेगा कचरे का ढेर। ठीक है, कचरे का ढेर। यानी कि अगर मानव मेक टेक डिस्पोज वाली अगर पद्धति को अपनाता है अपने जो कंज्यूम कर रहा है जिन चीज़ों को, उनके क्षेत्र में अगर मेक टेक डिस्पोज पद्धति को अपनाता है तो एक समय ऐसा आएगा कि कचरे का ढेर बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि आपने देखें कि भारत के कई शहरों में, और एक एक नहीं बल्कि कई कचरे के ढेर हैं, और इतने बड़े बड़े कचरे के ढेर हैं कि वो पहाड़। लेकिन एक होता है सिद्धांत क्रेडल टू क्रेडल। क्या होता है, क्रेडल टू क्रेडल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने किसी चीज़ को बनाया। ठीक है, यहाँ पर देखो, उत्खनन किया, यूज किया, यूज करने के बाद आपने थ्रो नहीं किया, उसको क्या किया, उसको रिसाइकिल किया। क्या किया, उसको रिसाइकिल किया, और रिसाइकिल करने के बाद में उसको फिर से यूज किया।
और जब आपने इसको यूज किया, जैसे ही इसका फिर से यूज हुआ, यूज होने के बाद इसने आपको फिर से थ्रो नहीं किया, इसको फिर से आपने क्या किया, रिसाइकिल किया, और रिसाइकिल करने के बाद में आपने इसको फिर से यूज किया। यानी कि मेक टेक डिस्पोज में चीज़ों को फेंक दिया जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है फेंक दो, कच्चा माल हमें फिर से और मिल ही रहा है। लेकिन ये जो है क्रेडल टू क्रेडल टेक्नोलॉजी है, जो पद्धति है, उसमें क्या किया जाता है, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि भाई कच्चा माल हमें जो प्राप्त हो रहा है उसकी भी एक सीमा है। यानी एक समय ऐसा आएगा कि कच्चा माल हमारे पास नहीं होगा, इसलिए हम जिन चीज़ों का यूज कर रहे हैं ज़रूरी ये है कि हम उन चीज़ों का रीयूज करें। ठीक है, हम उन चीज़ों का क्या करें, हम उन चीज़ों का रीयूज करें। जब हम रीयूज करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे, तो कच्चा माल हमें हमारी ही यूज की हुई वस्तुओं से मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका ना एक घाटा होता है, क्योंकि आपको पता है रिसाइकिल करने का एक घाटा होता है, और वो होता है डाउन साइकिल। ठीक है, डाउन साइकिल का मतलब ये है कि एक बार आपने किसी पदार्थ को कोई कंज्यूम करने के लिए कोई कुछ उत्पाद बनाया आपने कच्चे माल से, और उत्पाद बनाने के बाद में आपने उसको थ्रो किया, थ्रो करने के बाद में आपने मान थ्रो नहीं किया, आपने इसको रिसाइकिल करवाया, रिसाइकिल करने के बाद में जब पुनः आप इसी उत्पाद को यूज करोगे तो ये उस क्वालिटी का नहीं होगा जिस क्वालिटी का ये इससे पहले बनाया गया था। ठीक है, अच्छा ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ऐसा कई सारे उत्पादों में ऐसा होता है। इसलिए जो रिसाइकिल है, रिसाइकिल से बना उत्पाद है, कभी कभार डाउन साइकिल हो जाता है, जो कि इस पद्धति का एक नकारात्मक पहलू है। ठीक है, इतनी सी बात दिमाग में आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को दी मान्यता। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय, अच्छा एक और बात याद रखना, ये यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ समझने वाली, ये इन्होंने कहा है कि क्रेडल टू क्रेडल सिद्धांतों को कम करना नहीं, बल्कि इस सिद्धांत को बढ़ावा देना है, ताकि रिसाइकिल हम चीज़ों को करते रहें। ठीक है, और कचरा कम फैले। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान यानी कि NIIMH, अगर इसकी फुल फॉर्म देख लेना एक बार, इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। ठीक है, इंडियन मेडिकल हेरिटेज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, NIIMH को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। चलो, नहीं समझ में आया? देखो, पारंपरिक चिकित्सा के बारे में तो आपको पता होगा। पारंपरिक चिकित्सा है आपका आयुर्वेद हो गया, आपका होम्योपैथिक हो गया, सिद्धा हो गया, ये सब क्या है, ये आपके जो है पारंपरिक चिकित्सा है। वहीं यूनानी भी हो गया, ये भी पारंपरिक चिकित्सा है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों की, आयुर्वेद भारत का है। तो इसके अलावा एक होता है एलोपैथिक, यानी अंग्रेजी मेडिसिन जो दी जाती है, इनके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। पारंपरिक चिकित्साओं में ये फायदा होता है कि ये काट देर से करती हैं, समय लगाती हैं, लेकिन इनका जो है साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही ये मनुष्य के शरीर में ऐसा कोई उप उत्पाद पैदा नहीं करती जो कि आगे चल के मनुष्य के जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन, उनके लिए कोई खतरा पहुंचे। लेकिन इनके अंतर्गत क्या है कि अगर किसी को घाव तेज लगा है और अंग्रेजी दवाइयाँ आप दे रहे हो उसको, घाव तेज होने की, ज़्यादा गहरा घाव लगा है, माइंड की चोट लगी है ऐसी, तो इलाज करने के दौरान पता है समस्या क्या होती है? इलाज करने के दौरान ये होती है कि उन दवाइयों से माइंड को तो रिकवर कर दिया, लेकिन उस मरीज की किडनी फेल हो गई, फेफड़ों में पानी भर गया और गुर्दे खराब हो गए। ये सब चीज़ें, मतलब किडनी गुर्दे तो एक ही चीज़ है, ये सब खराब हो गई। ठीक है, लीवर डैमेज हो गया, ये सारी चीज़ें समस्याएं आती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जरूरी ये है कि हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा है उसमें रिसर्च किया जाए। जो एलोपैथिक में रिसर्च है वो पारंपरिक चिकित्सा में है ही नहीं उस तरह की रिसर्च। ठीक है, ये एक पारंपरिक रूप से चली आ रही है चिकित्सा, वही है। जबकि आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि पारंपरिक चिकित्सा जो है उसमें भी रिसर्च किया जाए, क्योंकि स्कोप वहाँ पर भी है। तो इसी के लिए आयुष मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय पारंपरिक चिकित्सा पर जो है ध्यान देता है। अब इसी के अंतर्गत जो NIIMH है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज है, यानी पारंपरिक चिकित्सा के संरक्षण और उसके बढ़ावा देने के लिए जो इंस्टीट्यूट है, उसके साथ में WHO ने की है साझेदारी। किसके लिए की है? इसको बनाया है उसने पारंपरिक चिकित्सा के लिए सहयोगी केंद्र। ठीक है, कुल मिला के इतनी सी बात है। अब जो NIIMH है वो 1956 में स्थापित किया गया था और आयुष की विभिन्न डिजिटल पहलों में अग्रणी रहा है। बस ये याद रखना, इस जो पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि 14 जून 2024 को घोषित यह मान्यता 4 साल की अवधि के लिए दी गई है।
ठीक है, जिससे NIIMH ऐसा सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है। ठीक है, तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है, ये आपको दिमाग में रखनी है। बाकी ये देख लो कि NIIMH ने अमर पोर्टल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो 16,000 आयुष पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करता है। ये सब चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है नहीं, और ये भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, चलो एक बार ये ध्यान में रखिएगा कि सही पोर्टल क्या है। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना। अब आ जाते हैं DD किसान चैनल पर, कि DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि को लॉन्च किया गया है। आपको याद होगा कि इसमें से जो प्रश्न आ रहे हैं वो अधिकतर प्रश्न हम जो वन लाइनर हमने कवर कराए थे उसमें हम कवर करा चुके हैं, और वन लाइनर में ऐसा नहीं कि हम केवल न्यूज़ को पढ़ते चले आए थे तो आपको याद नहीं हुआ हो, नहीं, हमने उससे संबंधित और भी चीज़ें रिसर्च करके लाए थे, ताकि ज़्यादातर चीज़ें आप देखेंगे कि जो चीज़ें वन लाइनर में हमने पढ़ाई हैं और वो चीज़ें अगर इसमें हैं तो ज़्यादातर चीज़ें हम वन लाइनर में ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो देख लेते हैं भाई कि दूरदर्शन चैनल DD किसान 26 मई 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले AI एंकर कृषि और भूमि को पेश करके एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की है। ठीक है, ठीक है, बात इतनी सी बात तो पता होगी। अब क्या पता होना चाहिए? अब इसके बाद में पता होना चाहिए कि इस उल्लेखनीय उपलब्धि में AI एंकर कृषि और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता है। अगर मानव एंकर कोई होता है वो कितनी भाषाएं आती हैं उसको आती है मैक्सिमम 2 से 3 भाषा। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी और 1-2 भाषा और आती होंगी, बस इससे ज़्यादा तो नहीं आती। और वो भी आजकल के एंकर तो ऐसे हैं कि हिंदी का है तो हिंदी आती है, इंग्लिश का है तो इंग्लिश आती है, उर्दू, तेलुगु, इन सब के अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन सबको ये सारी भाषाएं आती हों ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कृषि और जो भूमि है उनको 50 भाषाओं में संवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो है ना फायदे की बात, भाई चैनल पे लगा दिया। अब ये अगर तेलुगु में प्रसारित होंगे तो तेलुगु भाषा में देंगे, तमिलनाडु में होगा प्रसारण तो तमिल भाषा में देंगे, आंध्र प्रदेश मतलब अगर तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश की, मैंने शायद कुछ और बोल दिया, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में होगा तो तेलुगु में होगा, उड़ीसा में होगा उड़िया में होगा, बांग्लादेश में होगा तो बांग्ला में होगा, और अगर नॉर्दर्न जो हिंदी भाषा बोलने वाले क्षेत्र हैं अगर वहाँ पर होगा तो हिंदी में होगा, और कुछ क्षेत्र हैं अगर हो सकता है कोई एक कार्यक्रम जहाँ इंग्लिश में भी आता हो, तो इस तरीके से 50 भाषाओं में बोलने में सक्षम है। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अच्छा ठीक है, अब याद और क्या रखना है कि अपने मानव समकक्षों के विपरीत कृषि और भूमि कंप्यूटर जनित आंकड़े हैं जो ब्रेक या आराम की आवश्यकता के बिना दिन में 24 घंटे वर्ष में 365 दिन काम करते हैं। चलो ठीक है, और AI एंकर पेश करने वाला DD किसान देश का पहला सरकारी चैनल है, ये भी याद रखना है। चलो भाई, और कुछ याद रखने वाली बात है? हाँ, ये एक और याद रखने वाली बात है, यहाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को जो DD किसान चैनल है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, और देश के किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित मंच के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अगला है कि बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित कर दिए गए हैं। जो बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, रामसर स्थल घोषित कर दिए गए हैं। अब इसके बारे में क्या पता होनी चाहिए? तो देखो, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत, ठीक है, ये जो हम जो पढ़ रहे हैं कि नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तो आपको ये बर्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है। ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में जून 2024 में अधिसूचित किया गया है। चलो ठीक है, दोनों स्थल मानव निर्मित हैं और बिहार के जमुई जिले के जहाजा वन क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, इतनी सी भी बात ठीक है। लेकिन अब एक पॉइंट और देखना है हल्का सा, तो एक ये देख लो कि जो बिहार है ना, बिहार में अभी 2 चुने गए, एक नागी और एक नकटी, लेकिन बिहार में टोटल रामसर स्थलों की देखी जाए तो 3 हैं। कितने हैं? 3। भाई तीसरा कौन सा है? तो देखो इधर, बिहार में अब रामसर स्थलों के तहत 3 आर्द्रभूमि स्थल हो गए हैं। इन दोनों स्थलों से पूर्व बेगूसराय में स्थित कांवर झील को 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अच्छा, रामसर स्थल के बारे में पता है ना आपको? रामसर स्थल के बारे में, रामसर साइट उन आर्द्र भूमियों को मतलब सूचित डिनोट करा जाता है रामसर साइट से कि कोई ऐसी आर्द्र भूमि जिसको संरक्षण की आवश्यकता है, पहली बात, और प्रकृति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रकृति में बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इन सब में अगर महत्वपूर्ण है, उसका अच्छा खासा रोल है, और साथ ही इस पर मतलब खतरा आ सकता है, इसके संरक्षण की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्या है, उसको रामसर साइट घोषित कर दिया जाता है। 1971 में रामसर साइट के लिए जो है एक ईरान का शहर है रामसर, वहाँ पर ये समझौता किया गया था, रामसर कन्वेंशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसके तहत
अलग अलग देशों में इस तरीके से जो है रामसर साइट घोषित किया जाता है, फिर उसका संरक्षण किया जाता है। ऐसे ही बिहार के नागी और नकटी को चुना गया है। अब एक और बात यहाँ पर कह रहा है कि इन बिहार के 2 नवीनतम स्थलों के बाद में देश में रामसर स्थलों की संख्या बता रहा है जून 2024 तक 82 हो गई है। ठीक है भाई, ये तो सही है, लेकिन पिछले कुछ दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, 15 अगस्त के लगभग एक न्यूज आई थी कि 3 और रामसर स्थल घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर टोटल देखा जाए तो इसमें जो 85 दिया है ये गलत है। जो टोटल रामसर साइट होंगी वो 85 होंगी। यानी अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत में टोटल 85 रामसर साइट्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई ये जो नई रामसर साइट्स आई हैं 3, ये कौन सी थी? नागी और नकटी तो हमें पता है कि बिहार की हैं, ये 3 कौन सी थी? तो इन 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक थी नंजरायण झील। क्या थी? नंजरायण झील। ठीक है भाई, किस राज्य में है ये है तमिलनाडु में। चलो ठीक है, और कौन सी थी? एक थी काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य। काजूबेली वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। काजूबेली वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भाई ये कहाँ पे थी? जी हाँ भाई, ये भी तमिलनाडु में थी। ठीक है। एक और थी, इसका नाम है तवा जलाशय। क्या नाम है इसका? इसका है तवा जलाशय। ये कहाँ पर है? तो भाई ये है एमपी में। ठीक है, ये कहाँ पर है? एमपी में। चलो, ये तो आपने देख लिया कि बिहार के जो है नागी और नकटी 2 जो है रामसर साइट घोषित किए गए हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देख लिया कि एक तवा जलाशय जो कि एमपी में है, इसके अलावा नंजरायण झील जो कि तमिलनाडु में है, काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। ये 3 स्थल और रामसर स्थल घोषित किए गए, यानी कि ये 3 वेटलैंड को भी रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। ठीक है, चलो ठीक है। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए आपको? हल्की सी बात ये भी पता होनी चाहिए कि तवा है ना, वो जो तवा जलाशय है वो तवा और देनवा नदियों के संगम पर है। जो तवा जलाशय है ये कहाँ पर है? तवा प्लस देनवा नदियों के संगम पर है। अब भाई आपको तवा नदी के बारे में, देनवा नदी के बारे में अच्छे से पीएचडी करके जाना है, ध्यान रखना। ठीक है, कि ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, थोड़ी सी चीज़ याद रखना, क्योंकि इसी तरीके से आएगा। मान के चलो कोई नदी आ गई, अभी महानदी आ गई या कोई ऐसी नदी आ गई कि मान के चलो यहाँ पर नदी आ गई, हमने अभी पढ़ा था तिस्ता नदी पड़ी थी। ठीक है, और तिस्ता नदी में एक ऑप्शन दे दिया है आपको देनवा, कि देनवा जो है तिस्ता नदी की सहायक नदी है। अब आपको जब तक पता नहीं होगा ना कि देनवा और तवा पर तो जलाशय बना, तो तिस्ता की सहायक नदी कैसे हो सकती है, तो ये आप इस तरीके से अनुमान लगा करके प्रश्नों को सही कर लेंगे जो नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है देनवा की, तो मुझे नहीं लगता आपने देनवा नदी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो शायद आपको नहीं पता होगा और फिर आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन चुने। ठीक है, वहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको जो है 50-50% की स्थिति बन जाती है और पता नहीं रहता। ठीक, जो नागी पक्षी अभ्यारण्य है उसको 81वां स्थल घोषित किया गया था, जो कि मानव निर्मित स्थल है, ये याद रखिएगा। और दूसरा जो दिया रखा है बांध के निर्माण के बाद बनी झील, बांध के निर्माण के बाद बनी है, ये जो नकटी झील है, इसमें क्या है, ये 82वां रामसर साइट है। ठीक है, नकटी झील है, ये 82वां है। इतनी आपको बात दिमाग में रखनी है। चलो आगे आ जाएं, आगे देख लेते हैं कि बांध की झील पक्षियों, स्तनधारियों, मछलियों, जलीय पौधों आदि की 150 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान है। ठीक है, बांध की झील। और नकटी आर्द्र भूमि को 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। सर्दियों में यहाँ 20,000 से अधिक पक्षी आते हैं, जिनमें सिंधु गंगा के मैदान पर लाल कलगी वाले पोचार्ड, निट्टा रूपना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। आगे है कि भारत में दुनिया के रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। वर्तमान में चीन और भारत में 82 रामसर स्थल है, और रामसर स्थलों की संख्या के मामले में यूके 175 और उसके बाद में है दूसरे नंबर पर मैक्सिको। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पहले नंबर पर है यूके, दूसरे पर है मैक्सिको। ठीक है, और तीसरे पर चाइना के 82, भारत के 85, इंडिया जो है आगे निकल गया। अगला है कि श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है। तो विश्व शिल्प नगर यानी कि WCC, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या होगा, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी द्वारा जून 2024 में श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है। चलो ठीक है, यह दर्जा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जिससे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ मिलेगा। आगे देखते हैं कि श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर बना है। कौन सा? श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद
यह सॉरी मतलब श्रीनगर चौथा है, ठीक है। श्रीनगर जो है वो जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद सम्मान प्राप्त करने वाला चौथा शहर बना है, ठीक है। श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। चलो और देख लेते हैं अगला। अगला है कि रामचरितमानस पंचतंत्र, सहृदय लोचन और यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हो चुके हैं। रामचरितमानस है, दूसरा पंचतंत्र है और तीसरा जो है सहृदय लोकलोचन, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ाई है वैसे, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बार कि 7 से 8 मई 2024 को मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशिया और प्रशांत के क्षेत्र के लिए यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम सभा में इस क्षेत्र के 20 दस्तावेजों धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। चलो क्या है बात, विश्व स्मृति रजिस्टर में नाम किसका किसका आया है? 3 का। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसका किन 3 रचनाओं का नाम आया है? उन 3 रचनाओं में है, एक है रामचरितमानस, दूसरी है पंचतंत्र और तीसरी है सहृदय लोकलोचन, ठीक है। चलो ठीक है, अब पता क्या होना चाहिए कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 20 दस्तावेजी धरोहरों में शामिल कुछ महान कृतियां हैं। सुल्ताना का सपना, जो कि रुकैया हुसैन का नारीवादी काल्पनिक उपन्यास है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोकलोचन। इन सब के राइटर्स का नाम आपको दिमाग में रखना है। अगला है कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, ठीक है। ये पहल है जो कि संजो के रखती है, मतलब एक तरीके से संरक्षण करती है, ठीक है। अगला है कि इस पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्य की दस्तावेजी सामग्री को संरक्षित करना और उन तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ठीक है भाई। रामचरितमानस के बारे में बताया है कि जो है 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखी गई थी और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है तुलसीदास हैं, ठीक है। हर गीत का छंद में लिखी गई है। ये जो रामचरितमानस है वो हरि गीत का छंद में लिखी गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अवधी भाषा सब याद रखते हैं, हरि गीत का छंद में लिखी गई है ये नहीं पता, ठीक है। रामचंद्र के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगे मुँह पर खेहू तुम्हें भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगे आप सीते देखी, हुई काज मोह हरस विशेषी, ठीक है। नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। ये सब क्या है? हरि गीत का छंद है, ठीक। अगला है और एक ये और इस प्रकार से भी होता है कि चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीती 4 पुर बहु विधि बना, ठीक है। इस तरीके से भी होता है। अगला है कि दुनिया की सबसे पुरानी दंत कथाओं में एक पंचतंत्र है जिसे विष्णु शर्मा द्वारा रचित माना जाता है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है और 300 ईस्वी पूर्व के लगभग संस्कृत में लिखी गई यह पुस्तक मानव रूपी जानवरों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। इसमें क्या है कि जानवरों की कहानियाँ होती हैं जहाँ से जरूरी ये होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मानवों के लिए मानवों को जागरूक करने के लिए होती हैं, वो वहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। और पंचतंत्र की ये कहानियाँ उपमहाद्वीप से फारस और अरब तक कई और वहाँ यूरोप तक पहुँची, ठीक है, गई हैं और वहाँ यूरोप तक पहुँची। ये कहानियाँ काफ़ी फेमस थी। अभी तो ये फिल्मों और इन सब का ज़माना आ चुका है, वेब सीरीज़ का, लेकिन एक समय ऐसा था ये कहानियाँ मनोरंजन का केंद्र हुआ करती थी। तो कहानियों की किताब रची गई है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब थी, ठीक है। अगला है कि आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोकलोचन भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय काव्य शास्त्र पर एक ग्रंथ है। लेखक 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट अवंती वर्मन के शासनकाल में रहते थे। इतना याद रखना है, आनंद वर्धन याद रखना है, ठीक है। चलो और कुछ, हाँ और भी कुछ चीज़ें, फना फूटी, एडगेवर्थ और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इंटरनेशनल हैं। इंडिया के जो उत्तर प्रदेश में जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें महत्वपूर्ण है नहीं। महत्वपूर्ण वो हैं कि हमारे देश की क्या क्या चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आई हैं और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ना कि विदेशों में वो ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। चलो अगला है ये कि भारत लगातार 6ठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है। लगातार 6वें वर्ष ऐसा हुआ है। जो रिपोर्ट है वो गैर लाभकारी समूह यानी कि जो NGO हैं, एक का नाम है एक्सिस नाउ और दूसरे का नाम है हैशटैग कीप इट ऑन, इन दोनों के गठबंधन द्वारा संकलित और 15 मई 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 116 मामले दर्ज किए गए थे, जो वैश्विक स्तर पर 39 देशों में किए गए शटडाउन के कम से कम 283 मामलों में 41% थे, यानी कि पूरी दुनिया में भारत पहले नंबर पर था, ठीक है। परिणाम स्वरूप भारत अब लगातार 6वें
भारत अब लगातार छठे वर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट बंद करने का आदेश देने वाला देश बन गया है। और 2023 की एक बताई है कि सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा, इंटरनेट शटडाउन, एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें मणिपुर में, पंजाब में जिस हिसाब से जो इंटरनेट शटडाउन किया गया था, पंजाब में आपको पता है किसान आंदोलन के दौरान, मणिपुर में भी आपको पता है मणिपुर हिंसा के दौरान, तो इन सब चीज़ों से जो है इंटरनेट शटडाउन बढ़ा है। साथ ही ये कहा है कि अब ना भारत में एक होता है क्षेत्रीय शटडाउन, ठीक है। तो क्षेत्रीय शटडाउन की जो है प्रवृत्ति बढ़ी है, ठीक है। क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति बढ़ी है, यानी किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में, मतलब जगह पर ना होकर के पूरे क्षेत्र में शटडाउन कर दिया, इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ी है। और भारत पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर म्यांमार है और तीसरे पर जो है ईरान है इंटरनेट शटडाउन के मामले में। 2023 की रिपोर्ट है, ठीक है। फिर फलस्तीन, यूक्रेन ये भी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये याद रखना है, ठीक। चलो, फेसबुक को 11 देशों में ये चल, ठीक है। एक दिन का शटडाउन देश में 379 लोगों को बेरोजगारी की ओर धकेल सकता है। ये जब कोई इस तरह का, आपको मान के चलो कोई मेंस का आंसर अगर आप लिख रहे हैं, तो मेंस के आंसर में इस तरह का फैक्ट डालने के लिए कि भाई अगर हम इस रिपोर्ट को अगर कोटेशन में डाल दें, सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा, इंटरनेट शटडाउन, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो एक दिन का शटडाउन देश में 379 लोगों को बेरोजगारी की ओर धकेल सकता है, इस तरह का फैक्ट डालेंगे तो ये थोड़ा सा इंप्रेसिव होगा। तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। तो इतना भी यहाँ पर जो है ये भी पॉइंट कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, जो चीज़ें बताइए केवल वो इतना याद रखिएगा आप। और आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। पीडीएफ तो और भी लंबी है, लेकिन अभी 10 पेज हुए हैं, संभवतः 10-11 पेज हुए हैं, और इसमें 10-11 पेज और हैं, तो 2 घंटे की हो जाएगी। इसलिए इस जो नेक्स्ट 1 घंटे की पीडीएफ है उसको कल लेके आते हैं, आज इसको कंप्लीट कीजिए, कल ही इसकी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और कह रहे थे आप लोग कि जल्दी कराओ जल्दी कराओ, जी हाँ बिल्कुल, निश्चिंत रहिए, जल्दी करवा देंगे, ठीक है। मैगजीन को आओ, आपकी को जल्दी खत्म करवा देंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।